तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग से जब देखोगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अरे क्या करना है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। अपना कर्म करना है, पढ़ाई करनी है। इतनी अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिपमेर की वैकेंसी आ गई है, निम्हांस की वैकेंसी आ गई है, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। समझ में आ रहा है? तो वो आपको प्रिपरेशन करना है, अपने आप को निखारना है, बेहतरीन परफॉर्म करना है। जो आपका ख्वाब है गवर्नमेंट जॉब, जो आपका सपना है, वो बहुत ही जल्दी साकार होगा जब आप पढ़ाई करोगे। वैकेंसी की तो नर्सिंग में कोई कमी ही नहीं है, एक ना एक वैकेंसी हमेशा रहता है, लेकिन पढ़ाई करने वालों की कमी है, पढ़ते नहीं है और बोलते फिर सिलेक्शन। यार सिलेक्शन होगा कहाँ से, जब पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। चलो तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। मैं ऋतु पाठक, आपको ऑप्स एंड गाइनी फैकल्टी, जो कि क्लासेस 2 ऑलरेडी दे चुकी है। आज थर्ड लेक्चर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास में वो क्या, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। चलो आगे देखते हैं हमारा टारगेट। आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा क्लास का, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब तक टर्म्स के बारे में, जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो सारी टर्मिनोलॉजी, प्रेगनेंसी क्या होता है, जेस्टेशनल एज क्या होता है, सारी टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीटीपीएल्स एंड पैरिटी, जीटीपीएएलएस और पैरिटी क्या होता है, इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रीसेट नॉर्सेट में भी क्वेश्चंस, एग्जाम में एम्स दिल्ली ने कई बार क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और ईडीडी क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा टारगेट है, नोट कर लेना, याद कर लेना क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन अगर हमें पहले ही मिल जाएगी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो हमें ज्यादा अच्छा रहता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने टर्मिनोलॉजी से, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री से, क्योंकि जब आप ऑप्स पढ़ते हो तो सबसे पहला क्या रहता है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही पेशेंट क्या आता है, जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए आया क्लिनिक पे, सबसे पहले पूछते हैं, पहले कंसीव तो नहीं किया था, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, पहला बेबी है या इससे पहले कैसे बच्चे हुए हैं, कितने वीक्स में हुआ है, सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग है। तो किस तरह से हिस्ट्री ली जाती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपसे कोई आके पूछता है कि बता दो ये डॉक्टर ने क्या लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा तभी तो हम बेस्ट गाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग। उससे पहले प्रेगनेंसी के बारे में मैं बताऊंगी। प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है, सबको पता है। ये प्रेगनेंसी के बारे में हम क्या पूछ रहे हो, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं कुछ किया, उसे भी पता है 9 महीने में बच्चा हो जाता है। कितने महीने, 9 मंथ्स। आप बोलोगे 7 डेज, हम यहाँ पे लिखते हैं 9 मंथ्स में बेबी होगा, या फिर 10 ल्यूनार मंथ्स, जैसे ऑप्शंस में आ रहा है, तो ये भी आप 10 ल्यूनार मंथ्स। और अगर हम बात करें दिन की या वीक्स की तो 280 दिन, 280 डेज। और अगर हम वीक्स की बात करें तो वीक्स में कितने हो जाएंगे डियर, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी। तो ये अगर प्रेगनेंसी वर्ड आता है तो आप देख लो आपको क्या सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शंस में सारे हैं, तो आप ध्यान से सोच समझ के करना, क्योंकि सबको पता है प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है। क्लियर है। 9 मंथ, 7 डेज, 10 ल्यूनार मंथ्स, 80 डेज और 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि जेस्टेशनल एज, टर्म्स हमने बोला था, तो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। इस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म होगा व्हाट इज द जेस्टेशनल एज। अगर यहाँ पे लिखते हैं इतने वीक जेस्टेशन का है, तो इस जेस्टेशनल एज का मीनिंग क्या होता है। जेस्टेशनल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल एज। याद रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल एज भी बोलते हैं। जेस्टेशनल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल एज। कितने दिन का होता है, क्या होता है इसके अंदर, तो जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर जब तक बेबी होता है तब तक का जो पीरियड होता है उसे हम जेस्टेशनल एज बोलते हैं। समझ में आया। जेस्टेशनल एज का मीनिंग क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर बच्चा होने तक जो पीरियड होता है, एलएमपी से लेकर पूरे के पूरे जब तक बेबी हो रहा है तब तक का जो पीरियड है,
तब तक का जो पीरियड है, डिलीवरी तक का जो पीरियड है, वो पूरा का पूरा, डिलीवरी तक का जो पूरा पीरियड है वो क्या आएगा आपका, जेस्टेशनल एज आएगा। समझ में आ गया? जो कितने दिन का होता है, 280 दिन का। तो मुझे लगता है अब आपको जेस्टेशनल और मेंस्ट्रुअल एज में कोई दिक्कत नहीं होगी। जेस्टेशनल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल एज। कब से कब तक का होता है? जब फीमेल को लास्ट पीरियड्स आया था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर प्रेगनेंसी तक का, डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल एज और मेंस्ट्रुअल एज। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, ध्यान से देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है? सेकेंड टर्म्स है हमारा ओव्यूलेशनल एज। ओव्यूलेशनल एज, इसी ओव्यूलेशनल एज को हम और क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशनल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशनल एज। क्या बोलते हैं डियर? फर्टिलाइजेशनल एज। समझ में आया? ओव्यूलेशनल एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशनल एज। ये फर्टिलाइजेशनल एज क्या होता है, कहां से कहां तक का पीरियड होता है? तो नाम से ही क्लियर है, ओव्यूलेशन कितने दिन पे होता है? यस, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन अकर, याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, क्योंकि हमने अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं पढ़ा है, तो गायनी में वो हम पढ़ेंगे, बट आपको ओव्यूलेशन पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन अकर 14 डेज प्रायर, 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 14 दिन पहले क्या होता है? ओव्यूलेशन। या फिर 28 दिन का अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो इस 28 दिन में ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगा? तो -14 करेंगे, कितने दिन पे होगा? 14th डे पे उस फीमेल को क्या होगा डियर? ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा उसका? 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। क्लियर है आपको? क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? मैंने क्या बताया? ओव्यूलेशनल एज। और जब ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस से क्या रिलीज होता है? ओवा रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के प्रोसेस से क्या रिलीज हुआ? ओवा। और इस ओवा का लाइफ स्पैन कितना होता है डियर? इस ओवा का लाइफ स्पैन होता है 12 से 24 घंटे। पहली क्लास में ही बताया था, 12 से 24 घंटे का लाइफ स्पैन होता है। इसका मतलब 12 से 24 घंटे तक अगर इसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद ये ओवा क्या हो जाता है? ये ओवा डाई हो जाता है। इसका लाइफ स्पैन इतने ही टाइम का होता है, 12 से 24 घंटे, हाफ टू 1 डे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो आपने देखा ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। मतलब ऑलमोस्ट दोनों का टाइम क्या होगा? सेम। इसीलिए हमने नाम दिया है ओव्यूलेशनल एज एंड फर्टिलाइजेशनल एज, दोनों सेम होता है। तो प्रेगनेंसी आपने बोला था, प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल एज कितने दिन का? प्रेगनेंसी या फिर हमने बोला था जो जेस्टेशनल एज होगा, जो जेस्टेशनल एज होगा वो कितने दिन का होगा? 280 दिन का होगा। 280 दिन का होगा। और हमें अगर ओव्यूलेशनल एज या फर्टिलाइजेशनल एज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इस 280 में से 14 डेज को माइनस कर देंगे। हम 280 में से 14 डेज को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 266 डेज आएगा। और ये 266 डेज ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशनल एज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं डियर? फर्टिलाइजेशनल एज। फर्टिलाइजेशनल एज, ओव्यूलेशनल एज, या फिर इसी को हम फर्टिलाइजेशनल एज बोलते हैं। तो मुझे बताओ 4 टर्म क्लियर हुए या नहीं हुए? जेस्टेशनल एज, मेंस्ट्रुअल एज, ओव्यूलेशनल एज, फर्टिलाइजेशनल एज। ये चारों टर्म्स को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं से भी ये टर्म दिखता है तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। क्लियर है? चलो, तो यहां तक मैंने 4 टर्म्स आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग में जो गायनेक ऑब्स्टेट्रिशियन वहां पे लिखती हो, क्या GTPL सब जगह लिखा होगा। आप देखना किसी भी फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल के पेपर को उठा के, उसमें क्या लिखा होता है? हिस्ट्री टेकिंग में GTPL लिखा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस GTPAL? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GTPALS? इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। जी से क्या होता है डियर? ग्रेविडा। जी से क्या होता है? ग्रेविडा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जी? ग्रेविडा का मीनिंग क्या है? ग्रेविडा का मीनिंग क्या होता है? GTPALS में मैंने बता दिया। G का मतलब, T का मतलब, P का मतलब, A, L और S।
इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या होता है GTPALS का मतलब ग्रेविडा, T का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी, P से होता है प्री टर्म प्रेगनेंसी। क्या होगा डियर? प्री टर्म प्रेगनेंसी। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, अगर P से यहां पैरिटी लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां P का मतलब क्या होता है? प्री टर्म प्रेगनेंसी। A से क्या होता है डियर? एबॉर्शन। A से क्या होता है? एबॉर्शन। L से क्या होता है? लाइव बर्थ, लाइव बर्थ। और S से क्या होता है? स्टिल बर्थ। S से क्या होता है? स्टिल बर्थ। तो जो यहां पे पढ़ने में आपको परिश्रम और मुश्किल लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैसे पढ़े, इतना टाइम देना पड़ रहा है, टाइम तो देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये जो मुश्किल है ना, वो तो करना पड़ेगा टैकल। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भूल गई अब बोलोगे स्टार्ट तो हमने बहुत अच्छा किया था, तो यही मेरे कहने का मतलब यही था, मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझना है आपके लिए। देखो क्या क्या करना पड़ रहा है यार, आप ये जो डिफिकल्ट है ना, मैसेज लिखते हो अरे हो नहीं पा रहा मैम, हो नहीं पा रहा, होगा कहां से, होगा कहां से? करना पड़ेगा ना, करना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। तभी मैंने बोला आप छोड़ के चले जाओगे यार, छोड़ हटा मैं नहीं पढ़ रहा, तो कोई बात नहीं, मुश्किलों से ऐसे भाग जाओगे, या नॉट सेट नहीं हुआ, छोड़ यार मेरे तो लिखा ही नहीं नसीब में, नसीब बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसके हाथ नहीं होते हैं ना उनके भी नसीब होते हैं। हाथ की लकीर, हाथ ही नहीं है, लकीर कहां से आएगा? तो उस पर बिलीव मत करो, खुद मेहनत करो, वो अपने आप बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार बोल देती हूं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो प्लीज 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 फोकस करो, पढ़ाई करो और समझो चीजों को। जहां नहीं आएगा उसके लिए तो हम हैं ही, समझा देंगे आपको। ठीक है, चलो, तो अभी मैंने टर्म्स आपको बता दिया है। ठीक है, आपका माइंड भी कूल हो गया होगा, है ना? चलो, ग्रेविडा, टर्म प्रेगनेंसी, प्रीटर्म प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, ये होता है फुल फॉर्म ऑफ GTPALS। अब जब हम इस टर्म को समझ लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है करना, और शायद यहां पे इस क्वेश्चन में नंबर लेना सबसे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अब ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग, कि इस फीमेल ने जितनी बार भी कंसीव किया है, चाहे वो प्रेजेंट की प्रेगनेंसी हो या प्रीवियस प्रेगनेंसी हो, वो हम इसमें कंसीडर करते हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग, टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब जितनी बार भी फीमेल ने कंसीव किया है उसे हम किस में काउंट करते हैं? ग्रेविडा में। अगर देखो जैसे G0 मेंशन है तो इसका मीनिंग क्या होता है? नल्ली ग्रेविडा। क्या बोलते हैं डियर? इसे नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। और जहां पे G1 मेंशन होगा इसका मतलब क्या होता है? प्राइमी ग्रेविडा। क्या लिखा होता है वहां पे? प्राइमी ग्रेविडा। और G2 का मतलब, G2 है, G3 है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टी ग्रेविडा। सॉरी, मल्टी ग्रेविडा। क्या मीनिंग है इसका? मल्टी ग्रेविडा। और G4 और मोर सॉरी, G4 और मोर का मतलब क्या होता है? G4 या फिर इससे ज्यादा है, G4 और मोर, इसका मतलब होता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा हम बोलते हैं। तो ग्रेविडा का मीनिंग मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग और कैसे इसे मेंशन किया है वो। टर्म प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या होता है? टर्म 37 वीक्स को, जो प्रेगनेंसी 37 वीक्स को क्रॉस कर ले, या मोर देन 37 वीक्स है, मोर देन 37 वीक्स को क्रॉस कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? 37 वीक्स और मोर देन 37 वीक्स इज कॉल्ड एज टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म का मतलब आपको समझ में आया होगा, लेस देन 37 वीक, जो प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले ही टर्मिनेट हो जाए। इफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन देन इट्स कॉल्ड एज प्रीटर्म प्रेगनेंसी। एबॉर्शन का मीनिंग क्या है? WHO ये कहता है कि हमें वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता 20 पे हो या 22 पे हो, लेकिन इफ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज लेस देन 500 ग्राम और वो डिलीवर होने के बाद वाइवल ना रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। समझ में आया? ये है WHO का डेफिनेशन। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा होती है कि 20 होगा या 22 होगा,
तो मैं बोलूंगी आप डीसी दत्ता पढ़ो, इतने हाई लेवल पे मत जाओ। और वहां पे क्या लिखा है, लेस देन 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 22 वीक से कम की प्रेगनेंसी होगा। क्योंकि आपको वाइबिलिटी पीरियड भी याद होगा, सब जगह का वेरिएंट है, यूएस में अलग है, इंडिया में अलग है, डब्ल्यूएचओ कुछ और कहता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है 24 वीक्स जो है वो वाइबिलिटी पीरियड है, यूएस में 20 वीक्स है, इंडिया में 28 वीक्स है। तो ये भी तो डिफरेंट है, समझ में आ रहा है। तो डब्ल्यूएचओ एबॉर्शन के लिए मैं बोलना चाहूंगी, डब्ल्यूएचओ का जो है वो आप याद रखो। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, इफ द वेट ऑफ द फीटस या प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज लेस देन 500 grams is called as abortion. If the pregnancy terminate before, अगर वीक्स याद रखना है तो लेस देन 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। एंड अबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसकैरेज। क्या बोलते हैं हम इसे, मिसकैरेज बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज लेस देन 500 ग्राम एंड इट्स नॉट वाइबल। ठीक है, ये क्या हो, एंड नॉट वाइबल, नॉट वाइबल मतलब ये डेड हो, जिसमें कोई लाइफ ना हो, नो एविडेंस ऑफ लाइफ। समझ में आ गया। तो इफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन देन इट्स कॉल्ड एज एबॉर्शन। और वीक्स में भी अगर आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। लाइव बर्थ का मतलब यहां पे GTPALS का मतलब, इस GTPALS में L का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। ठीक है, इसका मीनिंग यहां पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट उसके पास जितने भी लाइव बच्चे हैं उसको हम किस में काउंट करते हैं, लाइव बर्थ में काउंट करते हैं। और स्टिल बर्थ का मतलब होता है इफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट, मतलब इफ जो बच्चा डिलीवर हो तो उसमें कोई भी एविडेंस ऑफ लाइफ ना हो। ठीक है, इफ द बेबी डिलीवर एंड नो एविडेंस ऑफ लाइफ फाउंड देन इट्स कॉल्ड अ स्टिल बर्थ। स्टिल का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है या मर गया है। समझ में आ रहा है। जब हम प्लेसेंटा से बेबी को सेपरेट करते हैं देन दिस फीटस, देन दिस बेबी हैव नो एविडेंस ऑफ लाइफ एंड इज कॉल्ड अ स्टिल बर्थ। समझ में आ गया। स्टिल बर्थ का मीनिंग समझ में आ गया कि वाइबिलिटी पीरियड के बाद, मतलब होने के बाद जब बच्चा डिलीवर हो रहा है या बच्चा डेड हो गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो स्टिल बर्थ का मतलब समझ में आ गया, कोई बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या मर गया है डिलीवर करते टाइम तो उसे हम बोलेंगे स्टिल बर्थ। देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ व्हेन वी सेपरेट द बेबी, व्हेन वी सेपरेट द बेबी फ्रॉम द मदर, द बेबी from the mother and the baby not shows any evidence of life, then it's called as stillbirth. No heart rate, no BP, कुछ भी नहीं है बच्चे में, कोई भी evidence of life नहीं है। When we separate the baby from the mother and the baby not shows any evidence of life, then it's called as stillbirth. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है सारे टर्म्स आपने समझ लिए। GTPL का मतलब आपको समझ में आ गया है। यस, और आपको क्या समझना है, यहाँ पे एक पैरिटी समझना है। आपको क्या समझना है, पैरिटी को समझना है कि पैरिटी का मीनिंग क्या है। क्योंकि पैरिटी को मैंने अलग से लिखा था GTPL के अलावा। तो पैरिटी का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉसेस द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी which crosses the periods of viability, which crosses the periods of viability. Total number of previous pregnancy which crosses the periods of viability or 22 weeks of gestation, then it's called as parity. तो आपको समझ में आ गया, total number of previous pregnancy which crosses the periods of viability which crosses 22 week of gestation and is called as parity. उसे हम क्या बोलते हैं, parity. वैसे ही P0 अगर मेंशन है कहीं पे, इसका मतलब क्या होता है, नल्ली पैरस फीमेल। ये नल्ली पैरस फीमेल है। अगर कहीं पे P1 मेंशन है तो P1 का मतलब क्या होता है, प्राइमी पैरा।
ठीक है, अगर यहाँ पे P2 और P3 मेंशन है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपैरस। क्या लिखा होगा आपके ऑप्शन में, मल्टीपैरा होगी, मल्टीपैरस फीमेल होगी। P4 और मोर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड मल्टीपैरा। व्हाट इज द मीनिंग, ग्रैंड मल्टीपैरा। क्या होगा डियर, ग्रैंड मल्टीपैरस फीमेल। तो आई थॉट आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नल्ली पैरस, प्राइमरी पैरा, मल्टी पैरा और ग्रैंड मल्टी पैरा का मीनिंग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉसेस द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी। तो पैरिटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया, GTPLS का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब आपके सामने आएगा MCQs, समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो MCQs है, यहाँ जो मैं MCQ जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, उस क्वेश्चंस को करके आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखते हैं MCQs क्या है। MCQ सबको अच्छे से विजिबल है, तो सबको क्वेश्चंस पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे, अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, तभी इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी। तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार। अ 30-year-old फीमेल इज 25 वीक्स प्रेग्नेंट with twins. She has 5 live children. 4 of the 5 children were born at 39 weeks of gestation and 1 child has born at 27 weeks of gestation. 2 years ago, she has a miscarriage at 10 weeks of gestation. What is her GTPAL? मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, GTPAL बताना है। समझ में आया, तो सिर्फ आपसे GTPLS का मतलब पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसे देखो, थोड़ा सा टाइम लो, सोच समझ के इसका आंसर करो। यस यस, सबको करना है आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से मैं बताती हूँ। एक 30 साल की महिला है, 30 years old फीमेल है, जो कि 25 वीक प्रेग्नेंट है और उसका क्या है, ट्विंस बेबी है। सी हैज 5 लाइव चिल्ड्रन, खुद लिख के दिया, पहले से उसके पास 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 ऑफ द 5 चिल्ड्रन, इस 5 में से 4 बच्चे जो हैं वेर बॉर्न एट 39 वीक ऑफ जेस्टेशन। 5 में से 4 बच्चे कितने वीक्स पे हुए हैं, 39 वीक्स पे हुए हैं। एंड 1 चाइल्ड वाज बोर्न एट 27 वीक ऑफ जेस्टेशन, जिसमें से एक बच्चा 27 वीक पे ही हो गया। 2 years ago she had a miscarriage, और 2 साल पहले उसे एक मिसकैरेज भी हुआ। अभी मैंने बताया था मिसकैरेज, एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसकैरेज। कितने वीक्स पे हुआ है, 10 वीक्स पे हुआ है। तो आप बताओ GTPLS क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे GTPALS लिखूं, तो देखो खुद ऑप्शन कौन सा आएगा, कितने, 5 बच्चे पहले हैं, एक एबॉर्शन 6 हो गया, एक अभी प्रेग्नेंट है, वो भी अभी की प्रेगनेंसी में काउंट होगा। तो G कितने हो गए, 7। खुद देखो, खुद आंसर आ जाएगा, इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर जो आएगा इससे मैच करके हम आंसर कर देंगे। तो जी 5 पहले से, 5 बच्चे पहले थे, एक एबॉर्शन हुआ था, 6 हो गए, और एक अभी प्रेग्नेंट है तो 7 हो गए। तो ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग, कितनी बार उसने कंसीव किया, चाहे प्रेजेंट की प्रेगनेंसी हो, इसलिए मैंने यहाँ 7 लिखा है। चलो, टर्म का मतलब प्रीवियस प्रेगनेंसी, कितनी ऐसी प्रेगनेंसी है जो कि 37 वीक या फिर उसके बाद हुई है। तो 5 में से उसने खुद ही बोल दिया 4, ठीक है, 4 जो है 39 वीक्स पे हुआ है, इसका मतलब टर्म प्रेगनेंसी कितनी हुई, 4। पी का मतलब होता है प्रीटर्म प्रेगनेंसी, जो 37 वीक से पहले हुआ है, 27। सिर्फ एक प्रेगनेंसी ऐसी है जो कि 37 वीक से पहले हुआ है। एबॉर्शन, मिसकैरेज 10 वीक्स पे हुआ है, सिर्फ 2 years ago शी हैड अ मिसकैरेज, एक मिसकैरेज हुआ है, एक बच्चा 10 वीक्स पे ही एबॉर्ट हो गया था, तो उसे हम एक एबॉर्शन लिखेंगे। लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट, खुद ही देखो लिखा है 5 लाइव चिल्ड्रन है, उसके पास कितने लाइव चिल्ड्रन है, 5। और ऐसे कोई स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। एस तो दिया ही नहीं है, एस तो दिया ही नहीं है, मैंने बता दिया आपसे, तो सिर्फ GTPAL का मतलब पूछा है। तो 74115, अब मैच कर लो, 7411 नहीं है, गलत। 7411, अरे यही आंसर आ गया, यहाँ तो 7 है ही नहीं, 6, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। तो आपको पता चल गया ACD गलत है, राइट आंसर क्या है, B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो देख लेना, पहले टॉपिक जो समझाया उसको समझ लेना, फिर करना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर डालना है। समझ में आया, चलो क्वेश्चन पढ़ो। A 27-year-old female is currently 16 week pregnant. She had 2 years old twins.
2 साल का ट्विंस है, दैट वेर बॉर्न एट 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड अ 5-year-old हु हैज बॉर्न एट 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. She had no history of miscarriage और abortion. पहले ही लिख दिया है, उसमें कोई हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज नहीं है. What is her GTPAL? तो आप इस क्वेश्चन में भी GTPAL S फाइंड आउट करना है. बताओ या होमवर्क में कर लोगे? बताओ जल्दी से, यही समझाओ या होमवर्क में कर लोगे? चलो ये क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, बाकी खुद प्रैक्टिस करना है. बाद में प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन भी आपको मिलेगा हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ. समझ में आ रहा है? अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ क्वेश्चन कराया, इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, MCQs है, वो भी मिलेंगे. तो पढ़ो क्वेश्चन को. एक 27 साल की फीमेल है जो कि करेंटली 16 वीक अभी प्रेग्नेंट भी है. सी हैज 2 years old ट्विंस. 2 साल का जो है, सी हैज 2 years old ट्विंस हुआ है, दैट वेर बॉर्न एट 39 वीक्स पे से ट्विंस हुआ है. एंड 5 years old हु हैज बॉर्न एट 40 वीक्स. और एक 5 साल का बच्चा भी है जो कि 40 वीक्स पे पैदा हुआ है. सी हैड नो हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, और उसे मिसकैरेज एबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है. व्हाट इज GTPAL? तो GTPAL ये बताना है. तो देखो कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है. एक बार ट्विंस हुआ है, एक 5 साल का बच्चा 40 वीक पे हुआ है, तो 2 तो ये हो गया, एक अभी प्रेग्नेंट है. तो G कितना हो गया डियर? 3. समझ में आ रहा है? ट्विंस का मतलब ये मत समझना कि ट्विंस मैम 2 काउंट करो. अरे ट्विंस, एक प्रेगनेंसी से 2 बच्चे बाहर निकले, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले, 7 निकले. प्रेगनेंसी तो 9 ही महीने, 9 ही महीने की एक ही बार, एक ही कोख से, एक ही वुम से 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना. तो आप 10 बार थोड़ी ना काउंट करोगे. हाँ, 10 बच्चे काउंट करोगे लाइव चिल्ड्रन में, लेकिन जी में उसे एक ही काउंट करोगे. एक प्रेगनेंसी को एक ही काउंट किया जाता है, चाहे 2 बच्चे हो, 3 या 4. ये समझ लेना, आप कंफ्यूज मत होना. तो ट्विंस 39 वीक पे हुआ है, 5 साल का बच्चा 40 वीक पे हुआ है, तो 2 G हो गया ग्रेविडा, और एक अभी प्रेग्नेंट है 3. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, T का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी. एक 39, एक 40. 2 प्रेगनेंसी ऐसी है जो टर्म पे हुई है. P से होता है प्रीटर्म. प्रीटर्म की कोई हिस्ट्री नहीं है तो 0. कोई भी प्रेगनेंसी दोनों में से ऐसे नहीं है जो 37 वीक से पहले हुआ हो, तो हमने 0 लिख दिया. A से एबॉर्शन की भी कोई हिस्ट्री नहीं है तो हमने 0 लिख दिया. हो गया. और लाइव चिल्ड्रन भी काउंट करना है. अभी इस टाइम पे लाइव बर्थ कितने हैं? 2 साल पहले ट्विंस हुआ था 39 वीक्स पे, तो ट्विंस से कितने बच्चे आए? अरे ट्विंस बेबी था ना इसको. ट्विंस से कितने बच्चे होंगे? ट्विंस में 2 बच्चे होते हैं तो 2 लाइव चिल्ड्रन होगा. 5 साल पहले एक बच्चा हुआ था तो +1 कर दो. तो एट प्रेजेंट उसके पास लाइव बच्चे कितने हैं? 3. क्योंकि मरने की कोई हिस्ट्री नहीं है ना, मरने की कोई हिस्ट्री नहीं है. तो टोटल लाइव चिल्ड्रन अभी इस टाइम पे कितने हो गए? ट्विंस से 2 बच्चे आए, एक प्रेगनेंसी से 2 बच्चा आया, एक प्रेगनेंसी से 1 बच्चा आया, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 3. तो यहाँ पे टोटल लाइव चिल्ड्रन होगा 3. तो देखो 32001, 32 गलत, 32 यहाँ पे भी गलत, 32 यहाँ तक ठीक है, 003 0 है, लेकिन यहाँ एबॉर्शन एक है, एबॉर्शन की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए सी भी गलत हो गया. 32003 बिल्कुल सही. डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? तो जो भी चीजें कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट देखते हैं. 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, बाकी खुद आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्लास के साथ साथ. ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको ईडीडी बताती हूँ. ईडीडी का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. सबको पता होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीडी. ईडीडी का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर्स ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखते हैं तो साइड में GTPLS करके पूछ लेते. पहले कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई एबॉर्शन तो नहीं हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है, ये लिख लिया, पैरिटी लिख लिया, फिर उसके साइड में लिखा होता है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बताओ, और उसके साथ साथ वो ये भी लिख देते हैं कि ठीक है आपका बच्चा जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये है, यहाँ इतने तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी. समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को हम नेकलिस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है नेकलिस रूल. तो नेकलिस रूल था क्या? 1895 में नेकलिस ने एक रूल दिया था, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करते हैं. मैंने फिर से बोला है, ये आप PYQ का क्वेश्चन हो गया, तो यहां मार्क कर लेना, क्योंकि एम्स दिल्ली ने भी यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेगलिस रूल एक्चुअल में क्या था, हम क्या बनाते हैं वो याद रखना. नेगलिस रूल था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या करेंगे हम?
प्लस 1 ईयर प्लस 7 days माइनस 3 months। ठीक है, ये एक्चुअल जो नेक्लिस ने दिया था। बट इसको इजी बनाने के लिए हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड लिखो प्लस 9 months कर दो और प्लस 7 days कर दो, निकल जाएगा। क्योंकि इसका मीनिंग भी यही है, जो ये लिखा हुआ है 1 ईयर में 3 months माइनस करेंगे 9 months होगा प्लस 7 days करेंगे, तो इसका मीनिंग भी एक्चुअल में यही है। नेग्लिज रूल जो है, नेग्लिज रूल एक्चुअल में दोनों ही ऑप्शन में आएगा। मान लो ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि नेग्लिज ने 1895 में जो रूल दिया था वो ये दिया था। किसको फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि अगर ये एलएमपी है तो इसके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। हाँ, मतलब पूरी एक्यूरेसी 100% नहीं है, मतलब किसी का 7 days बिफोर होता है, 7 days आफ्टर होता है, लेकिन हाँ, हम निकालने के लिए क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बताओ समझ में आया? समझ में आया? तो क्या मैं क्वेश्चन दूं तो आप क्वेश्चन कर लोगे? सिंपल है, जो एलएमपी होगा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, क्वेश्चंस अगर दिया जाएगा तो क्वेश्चंस में यहाँ एलएमपी मेंशन होगा, एलएमपी मेंशन होगा। आपको क्या करना है, 9 month और 7 days करके अपना आंसर बताना है, और ये तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं जब इसके क्वेश्चंस हो। तो मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने डाल देती हूँ। चलो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चंस पढ़ो और इसका आंसर बताओ। यस, during a prenatal visit, a patient tell you her last menstrual period was May 21, 2016. Based on the Necklace rule, when is the estimated due date of her baby? बताओ उसका ड्यू डेट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको कि ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट अ पेशेंट टेल्स यू हर दैट हर एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, उसका एलएमपी उसने खुद बता दिया है कि मेरा एलएमपी कितना है, मेरा एलएमपी है 21 मई 2016, और बोला है बेस्ड ऑन द नेग्लिज रूल। अभी मैंने ये रूल आपको बताया था, नेग्लिज रूल के अकॉर्डिंग हमें बताओ व्हेन इज द एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ हर बेबी, तो इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा। पूरे क्वेश्चन को पढ़े तो यही निकल के आया, एलएमपी दिया है, हमें ईडीडी निकालना है। तो ईडीडी का फॉर्मूला क्या होता है, एलएमपी में हम प्लस 9 months और 7 days करेंगे, प्लस 9 months प्लस 7 days हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या निकलेगा। यस बताओ, एलएमपी लिखा है, मई का मतलब क्या है 21/5/2016। अब इसमें सबसे पहले आप 7 days को ऐड कर दो, बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 28/5/2016 आया। अब बोलोगे अब इसमें क्या करो, 9 months को ऐड कर दो। 9 months के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, तो बताओ क्या होगा। 9 months को अगर मई में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा डियर, फरवरी आ जाएगा। ऐड कर लेना। अब बोलोगे आपने इतनी जल्दी कैसे किया, 9 5 कितना हो गया, 14 14 9 5 14 हो गया, और 12 और 2 14, तो 2 का मतलब फरवरी हो गया। आप बोलोगे मेरा कैलकुलेशन छोड़ो, आप महीने जोड़ लेना, उंगली पे जोड़ लोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो 5 महीना है ना, 28/5/2016, 9 महीना अगर हम जोड़ दे, इसमें 9 months को ऐड कर दे, तो 28 फरवरी 2016 से क्या हो जाएगा 2017। अरे बोलो समझ में आया कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल सबके लिए है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ये मेरा एलएमपी है तो क्या आप बता सकते हो मेरी डिलीवरी कौन से मंथ में होगी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई पूछ भी लेगा तो आप बता सकते हो। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में 28 फरवरी है क्या, नहीं 27 फरवरी, गलत है। 9 मार्च में तो हम जाएंगे ही नहीं, फरवरी 28 2017, क्या ये सही है। यस, सी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फरवरी 28 2017, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अप्रैल में तो कहाँ जाएंगे यार, पहले ही हो जाएगा क्या बच्चा, देखो ना 2016, तो अप्रैल में कैसे हो जाएगा, वो तो कंसीव ही कितने में कर रही है, 16 मींस मई में कंसीव कर रही है, तो गलत है। तो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे, सी। एक क्वेश्चन में और प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, चलो ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है अच्छे से और बताना है। यस, ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट, क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट अ पेशेंट टेल यू हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज नवंबर 25 2018। बेस्ड ऑन द नेग्लिज रूल, when is the estimated due date of her baby?
तो ये क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये आपको क्लास के बाद करना है सॉल्व, और फिर उसके बारे में लिखना है कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सबको अपने लवली से कमेंट्स के साथ डालना है कि आपको क्लास कैसा लगा, कैसा आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी रिकॉर्डेड है तो हम ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, किसके थ्रू करेंगे? आपके कमेंट्स के थ्रू। इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कमेंट जरूर से जरूर डालें। मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्लास देखी या नहीं देखी, है ना? इसीलिए बात समझ में आ गई। चलो, ड्यूरिंग, तो ये वाला ऑप्शन 4, अक्टूबर 1 2017, सितंबर 10 2017, अगस्त 28 2016, सितंबर 1 2017। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग में क्या कोई दिक्कत होगी? ये जो मैंने आपको ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बताया है लेना, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक GTPALS एंड पैरिटी को। ये हमारी क्लास का टारगेट था। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके एमसीक्यूज को मैंने बताया। अब आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी मर्जी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है। दूसरा मैंने बोला ईडीडी से हमेशा क्वेश्चन आता है, एम्स दिल्ली ने इससे बहुत क्वेश्चंस दिए और उन दोनों टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आप इसके क्वेश्चंस को कहीं से भी उठाओगे, बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये भी आप नेग्लिजेंस रूल के अकॉर्डिंग, ये हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है? नेग्लिजेंस रूल के अकॉर्डिंग इसे भी अच्छे से आप कर सकते हो। एलएमबी में 9 मंथ 7 डेज ऐड करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे, वो चीज भी आप यहां से क्लियर कर सकते हो। इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग में मैंने आपको क्या बताया, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी, मींस प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो टर्म्स यहां इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा क्या था, ये हमने समराइज किया कि हमने क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि हाँ ये सारी चीजें हो गई है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा टॉपिक यहां से तैयार हो जाएगा। कि हर टॉपिक को इसी तरह से, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को जब इस तरह से चैप्टर को तैयार करते जाओगे, तभी आपको क्वेश्चंस करोगे तो मजा आएगा, ठीक है? क्वेश्चंस करने का मजा तभी है जब हमें चीजें, कंटेंट हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री करने के बाद, वो मेन क्या रहेगा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या रहेगा डियर, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल ऑफ, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन इज द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। बट इसका ओवरव्यू मैं दे देती हूं, आप क्या क्या इसे समझ के रखना, तभी और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं पहले बता दूं कि हम ये पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे पूरा शेड्यूल डाला जाता है टॉपिक के साथ कि ये नेक्स्ट क्लास में आपको टीचर पढ़ाने वाले, एमएसएन में ये होगा, ओबीजी में ये होगा, पीडियाट्रिक्स में ये होगा, जिससे आप पढ़ो। तभी तो जो 4 घंटे क्लास को 1 घंटे में समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको स्टार्टिंग से, ठीक है? तो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको क्या, गैमेट के बारे में पता होना चाहिए। और गैमेट क्या है, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, गैमेट के बारे में सबसे पहली चीज है गैमेट। और गैमेट के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस करने के लिए, न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए किस चीज की जरूरत है, यही 2 गैमेट की आवश्यकता है। किसकी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है बताया था, याद है, भूल गए, स्पर्म। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा या ओवम जो आप बोलते हो। दोनों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां से 23 क्रोमोसोम्स, यहां से 23 क्रोमोसोम्स, ओवा की तरफ से भी कितने, 23 क्रोमोसोम्स। ओवा का लाइफ स्पैन कितना, 12 से 24 घंटे, 12 to 24 आवर्स। स्पर्म के लाइफ स्पैन की बात करूं तो 48 to 72 आवर्स। देख सकते हो यहां से क्वेश्चन आता है। तो गैमेट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने वैसे आपको लास्ट क्लास में दिया था। जिस प्रोसेस से स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं डियर, स्पर्मेटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जिस प्रोसेस से ओवा को प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं डियर, oogenesis।
तो ये दोनों आपको समझना पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis भी। तभी आप क्या समझ सकते हो, गैमेट तो मैंने बता ही दिया, दोनों गैमेट क्रोमोसोम यहां से हाफ यहां से हाफ, दोनों फ्यूज हुए कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, और फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। फिर जाइगोट का डिवीजन होता जाएगा और फिर बच्चे का पार्ट बनेगा, मींस एम्ब्रियो बनेगा, उसके हाथ पैर मुंह सारी चीजें बनेंगी। समझ में आ रहा है किससे क्या बनता है, प्लेसेंटा किससे बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी बहुत ही ज्यादा बेसिक कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis। ये जो गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गैमेटोजेनेसिस से। समझ में आ रहा है? तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले मैं oogenesis की बात करूंगी, oogenesis की बात करूंगी। oogenesis में सबसे पहले फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स में कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होता है और क्या बनता है, उगोनिया। क्या बनता है डियर, उगोनिया। और ये उगोनिया से क्या बना, यहां पे होगा इसमें कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन से यहां उगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और याद रखना ये एक फीमेल के अंदर क्या होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ से, वो बच्ची जब अपनी मदर की वूम में होती है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में oogenesis का प्रोसेस इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फीमेल में इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन लाइफ से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाएगा। और उगोनिया, यहां माइटोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, और प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड बट इनटू द एरेस्टेड फेज। यहां प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड बट इनटू द एरेस्टेड फेज, बट इनटू द एरेस्टेड फेज। ये एरेस्टेड फेज में चला जाता है, और किसमें, प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में, प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में जाके ये अरेस्ट हो जाता है। और फिर कंप्लीट कब होगा, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा सेकेंडरी oocyte बनेगा कैसे, तो जब एक बच्ची पैदा होती है, मैच्योर होती है, उसकी प्यूबर्टी आने वाली होती है, तो हम बोलते हैं जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन, just prior to first ovulation, meiosis first get completed, meiosis first get completed, and जैसे ही meiosis first complete हुआ वैसे ही primary oocyte get converted into secondary oocyte and first polar body। यहां पे क्या फॉर्म कर देता है, secondary oocyte। क्या बना डियर, secondary oocyte and first polar body, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इतना ही होता है। और इस सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड बट इनटू द एरेस्टेड फेज, मेटा फेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। और कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तभी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में बस यहीं तक का प्रोसेस होता है oogenesis के अंदर। तो ये पॉइंट यहां पे समझने वाली बात है जो कि आपको समझना है। तो मैंने क्या बताया मैंने, समझ में आ गया। तो सेकेंडरी oocyte अगर मैं यहां पे लिखूं सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte में आप बोलोगे मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड बट इनटू द अरेस्टेड फेज, बट इनटू द अरेस्टेड फेज में होगा, बट इनटू द अरेस्टेड फेज में होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस फेज में जाके अरेस्ट होगा, तो आप बोलोगे ये मेटा फेज में अरेस्ट हो जाएगा। किस में अरेस्ट हो जाएगा डियर, मेटा फेज में अरेस्ट हो जाएगा। और कंप्लीट कब होगा, तो आप बोलोगे कंप्लीटेड, ये कब कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड जस्ट व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर। तो ये मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड, मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, फर्टिलाइज करता है ओवा को, उसी टाइम क्या होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होते ही सेकेंडरी oocyte से क्या फॉर्म हो जाएगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बनेगा डियर यहाँ पे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बना, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कहां हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना और वहां से स्पर्म से मेल प्रोन्यूक्लियस आएगा और दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे और फिर क्या बनेगा, जाइगोट। तो यहां का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि आपको समझना है। इसीलिए फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, oogenesis, कैसे ओवा प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये समझना है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेम यहां पे क्या होगा, मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल्स में कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा और क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में भी कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन चलेगा और यहां पे क्या बनेगा डियर, माइटोटिक डिवीजन स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। अभी ये डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है डियर, एट प्यूबर्टी। स्टार्ट कब होता है, एट प्यूबर्टी। ये भी याद रखना, फीमेल में इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो गया था, बट मेल में जब प्यूबर्टी आएगी तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, यहां पे कोई अरेस्टेड फेज में नहीं जाता। मियोसिस फर्स्ट होते ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा डियर, यहाँ पे जैसे 23 यहाँ पे x है, 23 यहाँ पे क्या आ गया, y। तो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तो आप बोलोगे ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कोई अरेस्टेड फेज में यहां नहीं गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, तो आपने बोला ये 23x और 23y बन गया, ठीक है, ये y हो गया। तो फिर से इसका डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, जिसे हम बोलेंगे मियोसिस सेकेंड डिवीजन हुआ। मियोसिस सेकेंड डिवीजन जब होता है किसमें, ये क्या था, 23x और 23y क्या था, ये था आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या था डियर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने दोबारा से लिख दिया, देखो वैसे मैंने यहां लिखा है, बट फिर भी मैंने लिखा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा। और मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, उससे क्या बनते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ जो डॉटर सेल बनेंगे इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। इसमें क्या होगा, x से XX, y 23 ब्रैकेट में x, 23 ब्रैकेट में x, 23 ब्रैकेट में y, 23 ब्रैकेट में y। तो ये जो बना इसे हम क्या बोलते हैं डियर, स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, जो कि नॉन मोटाइल इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म होता है, नॉन मोटाइल और इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म होता है। और इस स्पर्मेटिड से आगे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन इन द स्पर्मेटिड्स एंड द स्पर्मेटिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू mature sperm. The transformation reaction occur and the spermatids get converted into mature sperm, जिसे स्पर्मेटोजोआ बोलते हो, X X Y Y। समझ में आ गया। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के या फिर आप बोल सकते हो मैच्योर स्पर्म बनने के, इसे हम क्या बोलेंगे, मैच्योर स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड्स में क्या हुआ, द ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन अकर इन द स्पर्मेटिड्स एंड द स्पर्मेटिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्म, मोटाइल स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ में बना। और इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दे दिया, स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म बनने के होल प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और इमैच्योर नॉन मोटाइल स्पर्म से मोटाइल स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया क्या? तो याद रखना है। यहां पे एक चीज मैं और यहां पे ऐड करना चाहूंगी कि स्पर्मेटोगोनिया, मैंने क्या बोला, मैंने क्या टर्म्स बोले आपको, दूसरा कलर लेते हैं, मैंने क्या टर्म्स बोला आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस और मैंने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को, मैच्योर स्पर्म बनने के होल प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, बट स्पर्मियोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स मतलब इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म, नॉन मोटाइल स्पर्म से मोटाइल स्पर्म स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। इतना समझ में आया? एक चीज और, स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। क्या समझ में आया? एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। समझ में आ रहा है? एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनेंगे, सब कुछ क्लियर है, सामने लिखा हुआ है, बट ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं पहले इसका आंसर आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो मुझे बताओ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आया या नहीं आया? सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। स्पर्म कैसे बनता है, ओवा कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, कैसे होता है, सारी चीजें, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, फीमेल में फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। वन लाइनर में आया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, इसको समझना है। आई थॉट, मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एमसीक्यूज भी समझ में आ गया होगा, और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉय करने का मतलब समझ में आ रहा होगा, पढ़ रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे और शेयर कर रहे होगे अपने फ्रेंड्स में। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ऐसे नहीं करना है, ज्ञान को जितना बांट सकते हो उतना बांटना है। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।